अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में फिर एक बार आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। हम मुज्तबा हुसैन का एक खूबसूरत मज़मून जो सिनफी एतबार से एक सफ़रनामा है बउनवानी यूनेस्को की छतरी, इसका मुताला कर रहे हैं। आज भी हम यही मज़मून पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो रावी है, जो नरेटर है, उसने कहा कि इस छतरी को हासिल करने में जब ये छतरी हम भूल जाते थे तो फिर उस जगह वापस जाते थे जिस जगह की हमने एक बार सैर की होती थी, तो छतरी की वजह से हमें 2 बार वहाँ जाना पड़ता था और इस छतरी की वजह से हम बहुत ही परेशान होते थे। कहते हैं कि कोयटो की हॉलीडे इनमें ही रह गई। जो कोयटो शहर है उनकी हॉलीडे थी, जो छुट्टियां थी, जहां छुट्टियों में हमें जाना था, वो हॉलीडे भी उन्हीं में रह गई। इस छतरी को तलाश करने में, हासिल करने में निकल गई। भागम भाग वापस गए तो देखा कि कमरे पर एक नौजवान जोड़े ने कब्जा कर लिया। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने क्या देखा कि जहाँ पे हमारा डेरा था, जहाँ पे हम रह रहे थे, कि हमारी कमरे पर एक नौजवान जोड़े ने कब्जा कर लिया है। नौजवानों की सरगर्मियों में खलल डालकर अपनी छतरी वापस हासिल की तो इस लतीफ़े की सदाकत पर ईमान लाना पड़ा कि एक बुजुर्ग हमारी तरह ही अपनी छतरी हॉलीडे इनके कमरे में भूलकर चले गए। कहते हैं कि हमारी तरह ही एक बुजुर्ग शख्स, वो भी अपनी छतरी लेने की गरज से कमरे में पहुंचे थे, तो फिर उसने क्या देखा, छतरी को वापस हासिल करने के लिए हमारी तरह ही वापस आए तो देखा कि हनीमून मनाने के लिए आए हुए एक नौजवान जोड़े ने उनके साहब का कमरे पर कब्जा कर लिया है। कि एक जोड़ा आया था हनीमून मनाने की गरज से, उन्होंने उसके साहब के कमरे पर कब्जा कर लिया था, जहां पहले वो रह रहा था उस पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार थे, इसीलिए कमरे के दरवाजे पर कान रखकर अंदाज़ा लगाने लगे कि देखें जोड़ा क्या कर रहा था। वो होशियार थे, समझदार थे। उसने सोचा कि मैं कमरे में जाने से पहले ये देख लूँ कि आया कि जोड़ा इस वक्त कमरे में क्या कर रहा है। उस वक्त लड़का लड़की से पूछ रहा था, जो लड़का था वो लड़की से क्या पूछ रहा था, डार्लिंग ये घनेरी जुल्फ़ें किसकी है? ये जो आपकी घनेरी जुल्फ़ें हैं ये किसकी हैं? और ये हिरनी जैसी आंखें किसकी है? लड़की बोली ये भी तुम्हारी है, ये और ये मोती जैसे दांत भी। लड़की बोली ये तुम्हारे हैं। इन मुकालमों को सुनकर बड़े मियाँ परेशान हो गए और चीख कर बोले। मियाँ बरखुरदार जब मामला छतरी तक पहुंचे तो ख्याल रहे कि ये तुम्हारी नहीं मेरी है। वहाँ पे एक छतरी भी है, होशियार कि इस छतरी पर भी अपना नाम मत लिखना, ये आपकी नहीं है बल्कि ये मेरी है। इन मुकालमों को सुनकर बड़े मियाँ परेशान हो गए और चीख कर बोले, साहिबो इस छतरी से हमारे कमज़ोर हाफजे का रिश्ता कुछ इतना उस्तुवार हो गया था कि आधी रात को अचानक नींद से जाकर इस छतरी की तलाश करते थे। अब इस कदर हम आदी हो गए थे, ये छतरी हमें बार बार ढूंढनी पड़ती थी और इस छतरी को हम ढूंढने की कोशिश ख्वाबों में भी करते थे। जापान में सारे आम मुकामात पर छतरियाँ रखने के स्टैंड होते हैं। जापान में आम मुकामात पर जो स्टैंड होते हैं उसमें लोग छतरियाँ रखते हैं। छतरी को स्टैंड में रखकर मुकफ़ल कीजिए और हम स्टैंड, कोई भी छतरी को स्टैंड में रखता है और उस पर ताला चढ़ाता है और कुंजी अपने साथ लेते जाए। 2 मरतबा हम छतरी के स्टैंड की कुंजी भूल गए। अब 2 मरतबा ये भी हुआ कि हम उस स्टैंड की, जहाँ पे हमने कभी छतरी रखी थी, उसकी कुंजियाँ भी भूल गए। कुंजी को न मिलना था, न मिली। बेचारे स्टैंड वाले को फाजिल कुंजी का सहारा लेना पड़ा। जो एक्स्ट्रा की उनके पास थी, उसी की से उसने फिर स्टैंड का ताला खोलने की कोशिश की। गरज इस छतरी ने हमें जापान में जगह जगह रुसवा किया। किसी मुकाम की सैर करके वापस जाने के लिए यूनेस्को की बस में बैठते तो अचानक हमें छतरी की याद आ जाती थी। हम जहाँ जाते थे, बस में बैठते थे तो छतरी याद आ जाती थी और मामूल के मुताबिक फिर छतरी की तलाश में निकल खड़े हुए। आधे घंटे की तलाश के बाद मायूस होकर बस में खाली हाथ लौटे तो देखा छतरी हमारी निशस्त पर आराम कर रही है।
जब हम फिर एक बार छतरी भूल गए तो हम वापस निकले छतरी लाने हासिल करने के लिए। तो जब हम मायूस होकर वापस लौटे, हमें छतरी नहीं मिली, तो हमने क्या देखा कि हमारी सीट पर छतरी किसी ने पहले ही रख दी थी। बस ड्राइवर को भी हमारी आदत का अंदाज़ा हो गया था। अब बस ड्राइवर भी भांप गया था, जान गया था कि उनका हाफजा बहुत ही कमज़ोर है, ये बार बार अपनी छतरी भूल जाते हैं। बस चलाने से पहले पूछता था कि क्या मिस्टर हुसैन की छतरी बस में आ गई है। वो किसी जगह की सैर के लिए जब निकलता था तो निकलने से पहले वो कहता था कि क्या मिस्टर हुसैन जो इंडिया से आया है उसकी छतरी गाड़ी में ही है। इस बात में जवाब मिलता तो क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मंदूबीन बस में आ चुके हैं। अवामुन्नास की इतला के लिए हम ये अर्ज करते चलें कि जापान में क़याम के दौरान हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए इस छतरी को इस्तेमाल करने का मौका मिला था। जिस छतरी ने इन मंदूबियन को बेहद परेशान किया था, खुसूसन मिस्टर हुसैन को हद से ज़्यादा परेशान किया था, वो कहते हैं कि इस छतरी को खोलने का सिर्फ 2 मरतबा हमें मौका मिलता था, 2 बार हमें मौका मिला था। गालिबन टोक्यो में हमारी आमद का ही फैज़ था। जब हम टोक्यो में आए थे तो क्या हुआ था कि मौसम अचानक खुशगवार हो गया था। तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था और बारिश का दूर दूर तक नामुमकिन नहीं था। जापानी भी हैरान थे कि आखिर मौसम को क्या हो गया है। हम उन पर इस राज को फाश नहीं करना चाहते थे कि मौसम की ये खुशगवारी हमारी देन है, वरना वो हमें रोक लेते। एक दिन ज़रा सी बूंदा बूंदी हुई तो हमने कहा कि चलो आज इस छतरी को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। एक दिन मामूली बूंदा बूंदी, ड्रिजलिंग जिसको कहते हैं, हुई तो हमने सोचा कि चलो आज देखते हैं कि ये छतरी कैसे खुलती है। मगर वो थी जापानी छतरी, हमसे खुलने का नाम नहीं लेती थी। वो जापानी छतरी थी और जापान शहर जो है वो क्या है, जो जापान का मुल्क है वो क्या है, वो बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ की जो चीज़ है वो भी कोई खास ही चीज़ होती। चारों नाचार दूसरे जापानी की खिदमत हासिल करके एक जापानी की खिदमत हासिल करके छतरी खुलवाई। वहाँ कोई जापानी था, हमने उससे मदद मांगी कि ये छतरी खोल कर दीजिए। इधर छतरी खुली और उधर बरसात रुक गई। जो ही हमने छतरी खोली लेकिन बरसात अब तक थम गई थी, रुक गई थी। चारों नाचार दूसरे जापानी की खिदमत हासिल करके छतरी बंद करवाई। अब दूसरे जापानी के पास गए कि अब ये छतरी हमें बंद करके दे दो। जब इस छतरी के दोबारा हुसूल के पीछे टैक्सियों और ट्रेनों में खासी रकम खर्च कर चुके और जापान को छोड़ने में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए, तो एक दिन हमने छतरियों की एक दुकान पर इस छतरी की कीमत पूछी। जब हम तंग आ गए, बार बार इस छतरी को हासिल करने के लिए हमें ट्रेन में, कभी गाड़ी में, कभी किसी और चीज़ में सफ़र करना पड़ता था और सफ़र करते करते हमारा बहुत सारा पैसा खर्च भी हो गया था। तो पता चला कि 1000 येन की है। जब हमने एक दुकानदार से पूछा कि भला आखिरकार आप हमें ये बताएं कि इस छतरी की कीमत क्या है, तो उसने कहा 1000 येन, वहाँ के रुपये को येन कहते हैं। इसके बाद हमने उस रकम को जोड़ा जो हमारी गायब दिमागी के बायस उस छतरी पर खर्च हुई थी। उसके बाद हमने उस रकम का हिसाब किया। वो रकम जो हमारी गायब दिमागी के बायस, हमारी कमज़ोर यादाश्त के बायस हमने खर्च की थी। मालूम हुआ कुल 5000 येन खर्च हुए हैं। छतरी सिर्फ 1000 येन में मिलती थी, लेकिन इस छतरी को बार बार हासिल करने के लिए उन्होंने कितना रुपया खर्च किया था, 5000 येन। वजह रही कि उस रकम में उस ट्रंक कॉल का 100 रुपये का बिल भी शामिल है, जिसे हमारी बीवी ने उस छतरी से घबरा कर हमें किया था। आदमी को हिसाब के मामले में ईमानदार रहना चाहिए। जब सेमिनार ख़त्म हुआ तो विदाई तकरीब के बाद हमने सीना तान कर बड़े फख्र के साथ इस छतरी को मिस जू के हवाले किया। अब हम परेशान थे कि वो दिन कब आए कि हम इस छतरी को वापस करें, और वो दिन आखिरकार आ ही गया और मिस जू को हमने वो छतरी वापस की। बल्कि जोश जुनू में फ़ारसी में ये यहाँ तक कह दिया कि सुपुर्दम बुद्धू माए ख्वेशरा, कि हम ये छतरी सुपर्द करते करते बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। मिस जू ने हंसकर कहा, मिस्टर हुसैन, अब आप हिंदुस्तान जाकर अपनी बीवी को भी इसी तरह साथ रखेंगे। जब आप हिंदुस्तान वापस जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी बीवी को साथ रखने की आदत नहीं है, तो जब आप वापस जाएंगे तो इस छतरी को आप अपनी बीवी को छतरी के नीमूल बदल के तौर रखेंगे, जिस तरह यहाँ छतरी को रखा करते थे। हमने कहा, मिस जू, इस छतरी की वजह से अब तो हमें सचमुच किसी को साथ रखने की आदत हो गई है। हम तो कहते हैं कि इस छतरी ने जापान में हमें अपनी बीवी की आदमी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होने दिया।
छतरी बार बार गुम हो जाती थी और हमें बार बार उसकी तलाश करना पड़ती थी, और इस लिहाज से हम अपनी बीवी को भी भूल गए थे। ये हम तो कहते हैं कि ये अब छतरी नहीं, सचमुच हमारी बीवी बन गई है। ज़रा देखिए तो सही कि हमने इसे कितना काम इस्तेमाल किया है, 35 दिन में सिर्फ एक बार। मीशू ने हंसते हंसते इस छतरी के मठ पर से गम टेप छेला और हमारा नाम निकाल दिया। हमारे दिल पर एक बिजली सी गिरी। तड़प कर बोले मीशू, इस छतरी पर से हमारा नाम जरा आहिस्ता निकालिए, दिल पर चोटें सी पड़ रही हैं। इतना कहने के बाद न जाने क्यों हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमें टोक्यो से हिंदुस्तान वापस आए 35 दिन बीत चुके थे। अभी टोक्यो से वापस आए थे हिंदुस्तान, 35 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये छतरी अब भी हमारे जहन में खट से खुल जाती है। अगरचे हम इसे खोलना नहीं जानते थे, न जाने कौन इस छतरी को हमारे जहन में खोल देता था। कोई इस छतरी को हमारे जहन में बार बार खोल देता था। ये छतरी जो टोक्यो के बाजारों में हमारे साथ रहती थी, ये छतरी जिसकी मदद से हमने योकोहामा के समंदर की रेत पर न जाने क्या क्या शक्लें बनाई थी। माउंट फौजी के दामन में ये हमारी रफीक थी। जापान के देहातों की गर्द इस पर जमी थी। नारा के पगोदों में ये हमारी हम रिकाब थी। कोयटो के गेशा घरों में ये एक चश्मदीद गवाह के तौर पर हमारे साथ थी। हम जहाँ जहाँ गए थे तो ये छतरी हमारे साथ थी। इस छतरी के साये में अब कितनी जवान यादें पड़ रही हैं। हमें यूं लगता है जैसे हम जानबूझकर इस छतरी को टोक्यो में भूल आए हैं कि इसे लेने के बहाने फिर टोक्यो जा सकें, ताकि जज्बों के सिलसिले फिर जोड़ दें। हमें ये छतरी याद दिलाती है कि आप वापस आ जाइए, ताकि जो रिश्ता आपने हमारे साथ बांधा है वो रिश्ता फिर से कायम हो जाए, उस्तुवार हो जाए। यादों की खिड़ियाँ फिर मिलाएं, लम्हों के मोती फिर पिरोएं, अरमानों के दागों से फिर नई दास्तानें बुने। ए यूनेस्को की छतरी, हमारी रफीक उदास न होना। अब ये छतरी से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए यूनेस्को की छतरी, आप उदास मत हो जाओ, हम तुझे दोबारा हासिल करने के लिए फिर आएंगे। हमारी राहों में आंखें बिछाए रखना। क्या अजब कि अब की बार हम बादल बनकर तुझ पर बरसने आ जाएं। अब की बार जब हम आ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो आपको हम बार बार इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं नीचे, जापान चलो जापान चलो 1980 में ये लिखा गया है, ये सफ़रनामा लिखा गया है, और इस तरह हमने ये सफ़रनामा भी मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद सिर्फ एक ही नस्र में एक ही मज़मून रहता है, वो है मिर्ज़ा गालिब के बारे में, जो हाली ने लिखा है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब पे लिखा है, जो उनकी यादगारी गालिब में शामिल है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम इसका मुताला भी करेंगे। आज अलविदा लेते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।